हम टॉपिक कर रहे हैं हाउ टू से नो। अब हमें ये समझना है कि कहाँ पर मुझे अपने लिए स्टैंड लेना है, वो सही जगह है, और कहाँ पर अगर मैंने अपने लिए स्टैंड लिया तो वो गलत होगा। क्योंकि नो कहने का मतलब किसी को ये नहीं होता कि मैं लोगों को बुलडोज कर दूं और जो मेरा दिल चाह रहा है मैं वो करूं। हमें पूरे एनवायरनमेंट को, सिनेरियोज को भी अंडरस्टैंड करना होता है, और इसमें कोई भी ब्लैक एंड वाइट कैटेगरी नहीं होती। जो लोग येस और नो कहने को बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट देखते हैं कि यहाँ मैंने किसी हाल में येस नहीं बोलना या मैं हर हाल में मैंने नो बोलना है, तो वो अपने लिए मुश्किलात को बढ़ाते हैं। अब इसमें हमने क्या समझना है, यानी असर्ट करने के लिए क्या क्या लोगों के मसाइल हो सकते हैं। मसलन एक शख्स जो है वो बहुत ही नरम मिजाज होगा, टिमिड होगा। अब जो ऐसा इंसान होता है उसको कोई भी पुश कर देगा, वो अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकता, वो बहुत सी सिचुएशंस में पैसिव होगा, बल्कि अगर कोई उसका हक मारता है तो उस पर भी वही सॉरी बोल रहा होगा कि आई एम सो सॉरी, मुझसे गलती होगी। इसी तरह एक इंसान वो होता है जिसको कम्युनिकेशन की डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, वो इस वजह से नो नहीं बोल सकता। उसको ओपन होना नहीं आता, उसको डायरेक्ट होना नहीं आता, और उसको ये नहीं पता कि मुझे जो सच बोलना है ना, ये किसी को ऑनेस्टली कोई बात बतानी है, उसमें कितना अप्रोप्रिएट होना है, कौन सी जुमले बोलने हैं, कौन से जुमले नहीं बोलने। इसमें फिर फर्दर कैटेगरीज आ जाती हैं। जैसे कुछ लोग क्या करते हैं कि इनडायरेक्ट किस्म की कम्युनिकेशन करते हैं, यानी बातें तो सुनाते रहते हैं लेकिन जो एक्चुअल बात करने वाली है उसको सही तरह से नहीं बता पाते और एक्सपेक्ट करते हैं कि दूसरा इंसान जो है वो समझ जाए। अच्छा, कुछ लोगों के साथ क्या होता है कि वो अपनी कम्युनिकेशन को इतना ऑनेस्ट नहीं रख पाते। किसी को मिलते हैं ना, तो हमें भी जैसे कई दफ़ा होता है कि हमें पता होता है कोई इंसान मेरे पीछे मेरी बुराइयां कर रहा है, आपके पास कोई बल्कि बड़ा सॉलिड एविडेंस भी होता है, या मुझे पसंद नहीं करता, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका तौर तरीका मुझे बताता है, लेकिन जब हमें मिलते हैं तो कैसे मिलते हैं, इतना प्यार से, बल्कि ओवर प्यार से मिलते हैं। भाई मैं तुम्हें देख के तुम्हारा इंतज़ार करी थी, और हम कहते हैं अभी 2 दिन पहले तो मेरे पास बड़ा हार्ड कोर एविडेंस आया हुआ है कि आप मेरे पीछे से मेरे बारे में क्या क्या सोच रहे हैं। तो फिर हमें यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाती है कि अब इनके साथ कैसे रिलेशनशिप रखना है। फिर इसी तरह से हमें ये नहीं पता होता कि हर रिलेशनशिप की, हर इंसान की या सिचुएशन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक हमने कम्युनिकेट करना होता है। किसी जगह पर आप आउटराइट नो बोल सकते हैं, लेकिन किसी जगह पे वो रिश्ते का तकाजा ऐसा होता है कि आप नहीं बोल सकते। चाहे कोई आपको एग्जाम्पल भी दे रहा है, वहाँ पे आप ये काम नहीं कर सकते। इसी तरह से कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनके अंदर स्प्लिट किस्म की असर्टिवनेस होती है, यानी किसी एक सिचुएशन में तो वो बहुत अच्छी तरह से अपनी बात को एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन किसी दूसरी सिचुएशन में कुछ भी नहीं कर सकते। मे बी मसलन वो अपने ऑफिस में या वर्क प्लेस पे या किसी भी एक एनवायरनमेंट में बड़ा आराम से किसी को भी कह देते हैं ये करना है, ये नहीं करना, मैंने नहीं मिलना, मैंने बात नहीं करनी, लेकिन दूसरी जगह पर उनका वो तरीकाकार ऐसा होता है कि वो बिल्कुल बिच जाते हैं, और वो इससे भी कंफ्यूज रहते हैं। कई दफ़ा उनको भी लोग कहते रहते हैं कि यहाँ पे तो तुम बड़ा बोल्डली बात कर लेती हो, तो यहाँ तुम्हें क्या हो जाता है, सास के सामने तुम्हें क्या हो जाता है, उनके सामने नहीं तुम बात कर पाती, या बच्चों को तो तुम इतना डिसिप्लिन कर लेती हो, शौहर के सामने तुम्हें क्या हो जाता है। किसी भी इन्वायरमेंट में फिर इंसान का एक डिफरेंट बिहेवियर आ जाता है। कुछ लोगों के साथ ये होता है कि उनको आई कॉन्टैक्ट नहीं करना आता, कन्फ्रंटेशन को नहीं हैंडल कर सकते, लड़ाइयों से इतना डरते हैं, इतना घबराते हैं कि अगर किसी इंसान ने मुझे टोक दिया, मेरे से बात की। ये मदर्स और टीनेज बच्चों में भी बहुत होता है ना, टीनेज बच्चे आपको खूब पुश करते हैं, तो कई पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि वो कंप्लाइंट बिहेवियर में चले जाते हैं। वो कहते हैं कि बहस करने की बजाय जो ये मांग रहे हैं इनको दे दो, लेकिन वक्ती तौर पे तो वो मसला हल होता है, लॉन्ग रन में वो बढ़ता चला जाता है और फिर वो ज़्यादा उलझ जाते हैं। कुछ लोगों के बड़े स्पेसिफिक किस्म के ब्लॉक्स होते हैं, उनके अपने स्किल्स नहीं होते, या उनको जैसे फियर ऑफ रिजेक्शन होता है, उनके अपने गुस्सा है, क्रिटिसिज्म है, उनको तरीक़ाकार नहीं आता। अच्छा, कुछ लोगों की आइडियोलॉजीज़ अच्छी नहीं होती, यानी उन्होंने दिमाग में ना खुद से बहुत सी बातों को क्वेश्चन मार्क बनाया हुआ होता है, इसकी वजह से उनको ये नहीं समझ आ रही होती कि यहाँ पे यस बोलना है या नो बोलना है। कुछ लोगों का कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल रियलिटी जो है ना वो बड़ा डिफरेंट होता है, यानी वो किसी एक स्ट्रेंजर को फ्रेंड की तरह ट्रीट कर देते हैं और उसको कुछ ऐसी बात बोल देते हैं, और एक जो फ्रेंड है उसको स्ट्रेंजर की तरह कर देते हैं। कुछ लोगों का तरीका ये होता है कि उनके बारे में ये जुमला बोला जाता है, दे वरी अबाउट वरिंग, ये यानी कि वो एक तो परेशानी है ना, एक वो परेशानी के लिए परेशान है और वो हर वक्त उसमें उलझे रहते हैं।
तो उसकी वजह से क्या हो जाता है कि उनकी एंजाइटी इतनी बढ़ जाती है कि वो जो करना चाहिए वो नहीं कर पाते। अच्छा, कुछ लोग समझते हैं कि अगर मैंने किसी को हाँ या ना बोला तो इससे शायद दूसरे को कोई इंडिपेंडेंस मिल जाएगी, दूसरे को शायद बहुत ज़्यादा फ़ायदे हो जाएंगे, और फिर उनको समझ नहीं आती कि हमने इनको कैसे हैंडल करना है। कुछ लोगों की ऐसी हैबिट्स होती हैं जो कि बहुत इंटरफेयरिंग किस्म की होती हैं। पीनट बटर सैंडविच सिंड्रोम। दो लोग हैं और वो इकट्ठे लंच कर रहे हैं। एक ने अपना लंच बॉक्स खोला और उसमें से उसने अपना सैंडविच निकाला और उसने उसको थोड़ा सा खाया। मैं खा रहा हूँ पीनट बटर सैंडविच, लेकिन मुझे आई हेट पीनट बटर सैंडविच ना। तो उसके दूसरे ने कहा कि फिर तुम क्यों खाते हो रोज़ रोज़, तुम्हें वो सैंडविच अच्छा नहीं लगता और तुम खा रहे होते हो। तो उसने कहा मैं क्या करूँ, मेरी वाइफ जो है ना मुझे वो बना के दे देती है। तो उसने दूसरे से कहा कि तुम कैसे इतने मज़े से डिफरेंट चीज़ें खा लेते हो। जवाब में कहा इसलिए कि मैं अपना सैंडविच खुद बनाता हूँ। यानी कई जगहों पे हमारे पास एक लिबर्टी होती है कि कोई अनवांटेड बिहेवियर है, हम उसको अपने किसी तरीके से अपने आप को मैनेज करके चेंज कर सकते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं कि सिर्फ हम वो एफर्ट नहीं छोटी सी करते कि उस मसले को हम कैसे हल करें। रिमोट से काम चलाना चाह रहे होते हैं। कुछ लोगों की जो असर्टिव डिफ़िकल्टीज होती हैं वो अपने बच्चों के साथ हो रही होती हैं कि वो अपने बच्चों को नहीं हैंडल कर पाते, उनको नो नहीं कहना आ रहा होता। इससे बल्कि मसाइल जो होते हैं वो कहते हैं बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए कि आप देखें, बच्चा जो है ना, अगर हमें देखता है ना कि हम नो नहीं कह पा रहे सही जगह पे, उसको अपने लिए स्टैंड लेना नहीं आता। वो भी ये सीख रहा है। वो जब देखता है कि मेरा पेरेंट, चाहे वो फादर है मदर है, उसको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, सही जगह पे वो हाँ या ना नहीं बोल सकता, तो बच्चा भी यही चीज़ जो होती है ना वो सीखना शुरू कर देता है। इट इज़। और आप देखिए, इसीलिए जैसे डोमेस्टिक अब्यूज़ वगैरह होता है ना, उसमें अगर माँ बहुत मारे खा रही है, बहुत ज़्यादा इंसल्ट सह रही है, तो उसमें ये होता है ना कि फिर बच्चे जो होते हैं उनके दो बिहेवियर्स आ जाते हैं। और ज़्यादातर बच्चों के क्या बिहेवियर आते हैं, इसमें बहुत कॉमनली कहा जाता है कि अगर आपने सही जगह पे अपने लिए स्टैंड नहीं लिया, आपका बच्चा यही बिहेवियर सीख रहा है, तो जब उसकी प्रैक्टिकल लाइफ शुरू होगी तो वो भी यही गलतियां करेगा, वो भी अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाएगा। इसमें जैसे दीन में कह देते हैं ना कि मैंने ये भी सुना है कि उफ नहीं कहना, जो माँ बाप ने कहा वो फौरन कर लेना, तो इसमें फिर क्या? हमने माँ बाप को उफ तो नहीं कहना होता ना, लेकिन कई कामों को करने का अंदाज होता है ना, तरीका होता है, उस तरीके को तो बेहतर बनाया जा सकता है ना। अपने लिए एक बाउंड्री तो ड्रॉ की जा सकती है ना। जैसे आपका पेरेंट अगर आपको कह रहे हैं कि मुझे फ़ौरन आके मिलो, और आप कोई ज़रूरी काम कर रहे हैं और आपको ये पता है कि इस वक्त कोई ऐसी इमरजेंसी नहीं है, या योर पेरेंट इज़ वेल टेकन केयर ऑफ, तो आप उनको बता सकते हैं जी अम्मी मैं बस इंशाल्लाह ये मेरा छोटा सा काम है, ख़त्म करके आप तक आ रही हूँ। अगर आपका पेरेंट कहता है नहीं काम छोड़ो और आओ, और आपको लगता है कि आप वो काम छोड़ सकते हैं, तो फिर आपको क्या करना होता है, आपको वो काम छोड़ के या पोस्टपोन करके जाना होता है उनके पास। इसी तरह से एक और सिनेरियो भी हो सकता है कि आप नहीं छोड़ सकते लेकिन पेरेंट इंसिस्ट कर रहा है, तो आप किसी और की ड्यूटी लगा सकते हैं, किसी और के ज़िम्मे लगा सकते हैं कि वो उस वक्त तक उनको थोड़ी देर के लिए अटेंड करे, ताकि आपको तसल्ली हो जाए कि द पेरेंट इज़ वेल टेकन केयर ऑफ। और दूसरा ये कि फिर आप अपने पेरेंट से नाराज़ भी नहीं होते, क्योंकि वो उस एज पे पहुंच चुके हैं कि वो उन्होंने आपको बार बार कई दफ़ा बातों को रिपीट करना है, लेकिन जो अपने करने वाले काम होते हैं उनको आप करते हैं और उनके साथ भी एक प्लेजेंट रवैया रखते हैं। इसमें डॉक्टर वाइस वर्सा भी होता है ना, क्योंकि कुछ आपने बिहेवियर ऐसे देखे हुए होते हैं, तो आप क्या ऐसा भी होता है कि मतलब आप फिर उसको प्रैक्टिस ना करें वो वाले? ज़्यादातर केसेस में ये होता है कि लोग मॉडल करते हैं, और जो वाइस वर्सा है ना उसमें मोस्टली ये होता है कि लोग फिर रिबेल करके, मसलन कोई लड़की अपनी माँ को ऐसे देखेगी तो कहेगी मैंने शादी नहीं करी, या अगर वो शादी करेगी तो जो उसका शौहर जायज़ बात भी बता रहा है ना वो भी नहीं मानेगी। अभी रिसेंटली मेरी एक बच्ची से बात हुई, मतलब शी इज़ मैरिड, तो वो अपने हस्बैंड से बहुत ज़्यादा छोटी छोटी बातों पे उलझ रही थी ना, तो मैंने उससे कहा कि मुझे क्यों लगता है कि ये इतनी बड़ी बात नहीं है जिस पे तुम इतना ज़्यादा उलझ रही हो। तो उसने मेरी कोई टॉक सुनी जिसमें मैंने ये बताया था कि एक दो लोगों को मैंने डील किया जिसमें उनके मैरिज के प्रॉब्लम्स थे, और वो मैरिज के प्रॉब्लम एपरेंटली लग रहा था कि शौहर के साथ हैं, लेकिन उनका कोई अपना चाइल्डहुड का ट्रॉमा था। तो इस बच्ची ने भी फिर मुझसे बात की कि मुझे ना बचपन से ये लगता था कि मेरे फादर बहुत कंट्रोलिंग हैं। तो कहती है कि अब मेरी शादी के बाद जहाँ पर भी मेरे हस्बैंड ना मुझे वो फीलिंग देते हैं ना कंट्रोल की, हालांकि वो शायद गलत बात नहीं हर दफ़ा कह रहे होते हैं, लेकिन मेरे साथ क्या होता है, मेरा ना वही मेमोरीज वापस आती हैं
और मैं फिर उस पर ना चाहते हुए ना बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती हूँ। मेरे हस्बैंड भी इसीलिए परेशान हो जाते हैं। तो फिर मैंने उसको ये समझाया कि तुम्हें अपने इस पैटर्न पे जो है ना काम करना है। इसमें यही टीनेजर्स के साथ एक्चुअली मेरी जो क्वेश्चन था ना, इट वाज मोर फॉर टीनेजर्स के माँ बाप कहते थे ना बस चुप करके कर लो जो मैं कहते हैं, तो वो उस वक्त फिर उनका अपना सेल्फ एस्टीम और अपना ये जो बाउंड्री सेटिंग है उनसे नहीं होता। तो मुझे ये लगता है कि फिर उस वक्त फिर जो बच्चियाँ या बच्चे जब शादी होते हैं ना, दे आर नॉट एबल टू डू दैट ईदर एट देयर पॉइंट, बिकॉज़ दे डोंट नो हाउ टू मेक इट। बिल्कुल ऐसे ही है। उसमें देखिए हमारे लिए ना एक्चुअली प्रॉब्लम ये है, हम समझते हैं कि अगर हमने किसी की बात सुन ली ना और मैंने उस वक्त फ़ौरन कुछ नहीं बोला तो शायद वो एक लाइसेंस मिल गया उस शख्स को कि जो करना चाहता है वो कर ले। तो हमें थोड़ा सा अपने अंदर ये एक नेचर डेवलप करना पड़ेगा कि हम लोगों की बात सुन सकें, ओपनली सुन सकें और कहें कि लेट मी थिंक अबाउट इट। और इतना ही कहने से कई दफ़ा बच्चों को खुद भी समझ आ जाती है कि ये रवैया दुरुस्त था या नहीं दुरुस्त था। हमारे जो पहले बड़े होते थे वो यही क्या करते थे कि जैसे मेरे फादर जैसे उनके पेरेंट्स ने कुछ कहा तो वो खामोशी से सुन लिया, लेकिन हमें भी बाद में समझाते थे कि बेटे उस वक्त उनके आगे खामोश रहो, यहाँ यहाँ मिला दो, बाद में आप अपनी मर्जी करें। पहले जो ना लाइफ में ठहराव था ना, तो इस तरह की बातें आसानी से हो जाती थी। अब लाइफ इतनी फास्ट पेस है, हर शख्स चाहता है फ़ौरन उसको हाँ या ना में कोई रिजल्ट मिल जाए। अब इसमें हमने 2 पॉइंट याद रखने हैं। एक तो ये कि कुछ लोग जनरली बहुत असर्टिव हो सकते हैं, लेकिन उनको डिफ़िकल्टीज़ हो सकती हैं अपने क्लोज़ सर्कल में, जहाँ पर उनके रिलेशनशिप ऐसे हैं कि वहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स भी हो जाती हैं, बहस मुबाहिसे भी हो जाते हैं और कोई कंक्लूजन भी सही तरह से नहीं होता। दूसरा ये कि एक और बिहेवियर ये हो सकता है कि एक इंसान बहुत भरपूर तरीके से ज़िंदगी गुजार रहा है और हर रिलेशनशिप में वो ये डिटर्मिन कर सकता है कि मुझे कहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी है, किसको कितना बोलना है और किसके आगे खामोश हो जाना है। ठीक है, तो इन दोनों रवैयों में से हमने फ़र्क देखना है। अब इसी की बुनियाद पर हमारे 3 पैटर्न्स आते हैं बिहेवियर्स के। एक जो होता है पैटर्न, उसको हम पैसिव भी कहते हैं और परमिसिव भी कहते हैं, जिसमें क्या है, इसको कहा जाता है कि ये इनएडिक्वेट बिहेवियर होता है। यानी आप बहुत वीक हैं, आप अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकते, आपको चीज़ें दुख देती हैं, आप एंग्शियस होते हैं, लेकिन आप दूसरे को कुछ कह नहीं सकते। अंदर से जितना मर्जी आप उनके बारे में बुरा महसूस करें, आपको कुछ कहना नहीं आता, तरीका नहीं आता। दूसरा इसके ऑपोजिट है, वो एग्रेसिव है और उसमें क्या है कि यू आर टू स्ट्रॉन्ग। आपको ज़िंदगी ने जो भी दुख दिए हैं, जो भी गुस्सा आपके अंदर आप भरे हुए हैं, आपकी बिटरनेस जो है ना आपकी जुमलों से नज़र आती है, आपकी बातों से नज़र आती है, आपसे बर्दाश्त नहीं किया जाता। आपका गोल ये बन जाता है कि मैंने जितना किसी ने मुझे हर्ट किया है मैंने उसको हर्ट करना है। आपको हर चीज़ में लगता है कि मुझे अपने आप को डिफेंड करना है, अपने आप को बचाना है, और इसी वजह से फिर आपकी कम्युनिकेशन भी बहुत बुरी हो जाती है। तो असर्टिव बिहेवियर क्या होगा कि सबसे पहले आप अपना कोई एक डिज़ायर्ड गोल सेट करते हैं कि मैं क्या कह रही हूँ। उस डिज़ायर्ड गोल में ये होता है कि मुझे अपने बारे में भी अच्छी फीलिंग आनी चाहिए और जिस मसले को मैं हल कर रही हूँ उसमें भी कोई मेरा एक रीज़नेबल तरीका होना चाहिए उसको डील करने के लिए। अच्छा, अब इसमें जैसे बहुत से केस सिनेरियोज हो सकते हैं। मसलन एक सिनेरियो ये हो सकता है कि आपके बच्चे के स्कूल से कॉल आई है, आपको बुलाया गया है और टीचर जो है वो आपके बच्चे के बारे में कंप्लेन कर रही है। अब जो इंसान पैसिव होगा वो क्या करेगा, वो टीचर की हाँ में हाँ मिलाएगा और वो बच्चे को आके डांटेगा और उस पर पेनल्टीज़ लगा देगा और बस उसके बाद कहेगा कि आइंदा तुम्हें किसी चीज़ की इजाज़त नहीं है, तुमने मेरी इतनी इंसल्ट करवा दी टीचर के सामने। जो एग्रेसिव इंसान होगा वो क्या करेगा, वो टीचर पे भी चढ़ेगा और घर आके बच्चे की भी ऐसी तैसी हो जाएगी। वो इंसान जो असर्टिव है उसने सही जगह पे येस और नो बोलना है, तो वो क्या करेगा, टीचर को सही बात बताएगा, बात सुन के, और फिर बच्चे को भी मतलब पहले टीचर की बात आराम से सुनेगा, फिर उसको थोड़ा एनालाइज करेगा, रीजनेबल तरीके से सोचेगा, नहीं कर सकता। प्लस ये कि सिचुएशनल भी हो सकती है कोई बात। जैसे मुझे याद है एक दफ़ा मैं PTM पे गई तो किसी एक बच्चे के बारे में टीचर ने कहा कि इसके बहुत ख़राब रिज़ल्ट आया है किसी सब्जेक्ट में, और मुझे पता था ये मेरा बच्चा पढ़ाई में अच्छा है, तो मैंने उनसे ये पूछा कि बाकी क्लास का कैसा है। तो पहले वो घबराई क्योंकि कोई मदर ऐसे नहीं पूछती होती, यूजुअली मदर्स तो फिर वही कहती हैं अच्छा बच्चे ने ये गड़बड़ की, मैं इसको डांटूंगी, समझाऊंगी। तो पहले वो कहती बस ठीक है। मैंने कहा नहीं, मुझे आप दिखाएं। उनके सामने ही था रिज़ल्ट। तो मैंने जब देखा तो उसमें से कोई 60% बच्चे जो थे उनके नंबर अच्छे नहीं थे। तो मैंने कहा देखिए जब 60% बच्चों के अच्छे नहीं हैं
तो ये ऑलरेडी मेरे बच्चे का एक वीक सब्जेक्ट है और उसमें उसको एफर्ट करनी पड़ती है, तो बट दैट मीन्स कि मेजॉरिटी क्लास नहीं परफॉर्म कर पा रही अच्छा। टीचर के एंड पे भी चैलेंज है। अब घर आकर अपने बच्चे से भी बात करेंगे कि देखिए ये मसला आया है और इसका हमें कोई तरीका निकालना है। तो इस वक्त हम क्या कर रहे हैं, सही जगह पे येस और नो बोल रहे हैं। हमारे दिमाग में येस और नो के लिए एक बैनर आता है, येस नो कि तरीका आपको सीखना है कि मैंने कैसे सिचुएशन को हैंडल कर लेना है। अब एक और सिनेरियो है, आप लाइन में खड़े हुए हैं, आप ग्रॉसरी ले रहे हैं और आपकी जो बास्केट है उसमें काफ़ी सारा सामान है। अब एक बंदा आता है, वो कहता है जी मेरा एक आइटम है, थोड़ी देर बाद दूसरा आता है जी मेरे 2 आइटम हैं, और आप वहीं के वहीं खड़े हैं। जो पैसिव इंसान है वो क्या करेगा, खड़ा ही रहेगा, कुर्ता रहेगा और खड़ा रहेगा। जो एग्रेसिव इंसान है वो क्या करेगा, लड़ाई कर लेगा। जो असर्टिव इंसान है वो क्या कहेगा, एक को करने दे और बाकियों को कहेगा कि मैं लाइन में हूँ। अच्छा, इसी तरह से लेट्स से कि कोई कुलीग्स हैं, वो साथ साथ काम कर रहे हैं। एक इंसान अपना काम पूरा कर लेता है और दूसरा इंसान जो है वो अपना काम पूरा नहीं करता और हमेशा लास्ट मिनट तक अपने साथी को लोड करता है। पैसिव इंसान क्या करेगा, लोड लेता रहेगा, कुड़ता रहेगा, अंदर फ्रस्ट्रेट होता रहेगा और वो तंग रहेगा। एग्रेसिव इंसान क्या करेगा, लड़ाई कर लेगा, आपस में बदमज़गी हो जाएगी दोनों की। असर्टिव इंसान क्या करेगा, देखिए तरीका होता है ना। मसलन किसी ने कहा मेरे साथ लेसन डिस्कस कर लो और लास्ट मिनट पे कहा, तो आप कहते हैं कि मैं तो अभी बिजी हूँ क्योंकि मैंने अपना काम कर लिया था, नेक्स्ट टाइम आप ना इस डे तक कर ले मेरे साथ, फिर समझिएगा। आपका बच्चा जो है टीनेज बच्चा है और उसका बिहेवियर ठीक नहीं है, उसके कोई भी ऐसी एक्टिविटी, स्क्रीन एक्टिविटी देख लें वो ठीक नहीं है। पैसिव पेरेंट क्या करेगा, मैं ऐसे पैसिव पेरेंट्स को जानती हूँ, जब बच्चे कहते हैं खाना ऑर्डर करना है वो ऑर्डर करते हैं, जब वो कहते हैं कि दे मुझे फ़ोन अपना और मैंने नहीं आपको वापस देना, वो दे देते हैं। तो जो एग्रेसिव पेरेंट होगा वो मारपीट कर देगा, बहुत ही ज़्यादा अपना रिलेशनशिप ख़राब करेगा। अच्छा, अब यहाँ से हमने ये बात समझनी है कि इसके लिए आप ये समझें कि यानी आपकी जो ज़ात है ना उसकी गिर्द एक बड़ी सी बाउंड्री होनी चाहिए और उस बाउंड्री में आपकी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। जो लोग इस बाउंड्री को नहीं बनाते, यानी अपने आप को एक किस्म का केज में बंद करते हैं, वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं क्योंकि उनकी बहुत लिमिटेड सोच हो जाती है फॉर राइट एंड रॉन्ग। ये सही है, ये गलत है। वो जो मैं बात करी थी ना, ब्लैक एंड वाइट, ऑल और नन थिंकिंग, वो बहुत ज़्यादा तंग होते हैं और उनको नहीं समझ आता हम कैसे डील करें। लेकिन एक इंसान जो अपनी एक बड़ी सी बाउंड्री बनाता है कि इसमें मुझे कैसे कैसे लोगों को एडजस्ट करना है, कहाँ कहाँ फ्लेक्सिबिलिटी लानी है, किसको कैसे नो बोलना है, किसके लिए अभी मार्जिन रख लेना है और उनको फिर पीछे कर देना है, तो उस इंसान के लिए फिर चीज़ों को मैनेज करना बहुत आसान हो जाता है। वो अपनी राइट्स के लिए भी स्पेस बनाता है और दूसरे लोग जो फजूल में उसको तंग करना चाह रहे होते हैं ना, उनको भी पुश बैक उसको करना आ जाता है। जितना इंसान अपने आप को नैरो करता जाता है, बहुत ज़्यादा रिजिड सोच के साथ रहता है, उतना ज़्यादा वो तंग होता है। तो हमें ये बेसिकली पता होना चाहिए कि हमने अपनी राइट्स के लिए कैसे स्टैंड लेना है, लेकिन हमने इसके साथ साथ दूसरे लोग जो हैं उनको भी उनका हक जो होता है, जायज़ हक होता है, वो देना है। और कहाँ पे हमने रुकना है, कहाँ पर अब मेरी बाउंड्री ख़त्म हो गई है, इससे आगे मुझे नहीं जाना। जब भी हम येस और नो की बात करते हैं तो लोग समझते हैं कि हाँ जी बस मैं तो वही बात है, हर एक को जैसे जो दिल चाहता है कह दूँ। तो यहाँ पर अपने आप से कुछ ऑनेस्ट क्वेश्चन पूछने की ज़रूरत होती है, जिससे हमें बहुत अच्छी तरह से ये आइडिया होता है कि वेयर डू आई स्टैंड। जैसे ये अपने आप से पूछना, डू आई हैव द राइट टू आंसर ऑनेस्टली व्हेन आई एम आस्क्ड इफ़ आई लाइक समथिंग एंड आई डोंट। यानी कोई मुझसे पूछा है कि मैंने तुम्हारे लिए जो खाना बनाया, तुम्हारे लिए गिफ्ट लिया, तुम्हें अच्छा लगा, अब यहाँ पर मुझे क्या ऑनेस्टी से बताना है कि नहीं, बोलना है कि नहीं? नहीं बोलना ना। खाना अच्छा नहीं, पसंद नहीं आया तो हम कैसे कह सकते हैं अच्छा था? ये आपके रिलेशनशिप पे डिपेंड करेगा ना। देखिए फर्ज करें आप एक रेस्टोरेंट में हैं और आपको खाना नहीं अच्छा लगा, तो आप उनको एक फीडबैक देके जा सकते हैं कि जी उतने मज़े का खाना नहीं था, या इसमें ये चीज़ इंप्रूव हो सकता है। एक आप घर में खाना खा रहे हैं, मसलन कोई घर में खातून है, कोई आपका मुलाजिम है, वो खाना बना रहा है, अब आप एन उस मौके पे उसको कहेंगे उसने इतनी मेहनत से खाना बनाया, तो उसके लिए भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। हाँ, लेकिन अगली दफ़ा बनाते हुए अगर आप उसे कोई एडेड इंस्ट्रक्शन दे देते हैं कि भाई इसको जब आप बनाएं तो इसको इस तरह बना देना, तो उससे फ़र्क पड़ जाता है, ठीक है ना।
लेकिन एक शख्स आपको बहुत शौक से, आप किसी के घर गए हुए हैं और उसने मज़ेदार खाना नहीं बनाया हुआ और वो इतनी खुशी से आपको प्रेजेंट कर रहा है और आप कहें कि सॉरी आपका खाना मज़ेदार नहीं। इसमें प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो वाक़या भी तो है ना कि एक बंदा ग्रेप्स लेके आया था और वो ग्रेप्स जो है वो एक्चुअली टेस्टी नहीं थे, लेकिन उन्होंने प्रिटेंड किया कि बहुत मज़े के हैं और सहाबा बहुत हैरान हुए कि हमारे साथ शेयर क्यों नहीं किया। तो उन्होंने कहा कि मुझे ये डर था कि तुम में से कोई एक्सप्रेशन भी उसको ना दे दे कि ये अच्छे नहीं हैं और उसको हर्ट फील हो। तो ये तो फिर वो सिचुएशन हुआ है कि सपोज आप खाना बनाने वाले आप हैं और आपके घर में ही कोई वहाँ मौके पे तो नहीं आपको कुछ कहता, लेकिन हर दफ़ा अलग ले जाके ज़रूर वो आपको ये पॉइंट आउट करेगा कि इसमें ना अगली दफ़ा ये कर लेना। देखिए, अगर आपको लगता है ना कि वो बाकी लोग खा लेते हैं और वो हमेशा वैसे नुक्स निकालता है तो दैट्स ओके। एक होता मुझे पता होता है उन्होंने नुक्स निकालना ही निकालना है, उन्होंने कुछ कहना ही कहना है। माइंडसेट ये है कि आई एम अ बेटर कुक जी, तो बस ठीक है, वो उसको आप आपको बताऊंगी कि इसमें ये गलती है, तो आप उस पे कहते हैं जी जज़ाकल्लाह, बस। लेकिन जिसको कहा जा रहा है वो एक टाइम पे चिढ़ जाता है ना और उसकी बस हो जाती है कि मैं तो मेहनत बना के सपोज कोई नई लड़की है और वो सीख रही है अभी कि प्रॉब्लम ये है कि हम ह्यूमन बिहेवियर्स को स्टडी किए बगैर एक्सपेक्टेशन, ब्लैक एंड वाइट एक्सपेक्टेशन लगाते हैं। हमें हमेशा लोगों को बताना चाहिए, मुख्तलिफ लोगों के मिजाज को समझना चाहिए, मुख्तलिफ लोगों की तौर तरीक़ों को समझना चाहिए और उसके मुताबिक उनसे डील करना चाहिए। जब तक हम ये नहीं करेंगे, मसलन मैं भी अगर अपने हस्बैंड से डील करते हुए किसी चीज़ में या बच्चों से या कोई भी किसी और रिलेशनशिप में थकती हूँ, इसलिए कि मैं अपने मुताबिक एक एक्सपेक्टेशन बार सेट करती हूँ, फिर हम थकते हैं। अगर मैं वो एक्सपेक्टेशन बार वैसे नहीं सेट करूँगी तो मैं नहीं थकूँगी, फिर मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर ये कि फ़र्ज़ करें कि हमारा बच्चा कहीं जाना चाह रहा है, हमसे गाड़ी की चाबी मांग रहा है और हमें नहीं देनी, हमें इनकार करना चाहिए, तो क्या हम इनकार कर पाते हैं? इसी तरह से स्पाउस है हमारा और उसका वज़न बढ़ रहा है, तो अब कितना उसको बताना है या कैसे बताना है? यानी ये मैं क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आ रही हूँ और इंशाल्लाह हम आहिस्ता आहिस्ता सीखेंगे। अपने बॉस को बताना है कि जी काम का लोड बहुत बढ़ गया है, उसको कैसे मैनेज किया जाए। फिर इसी तरह से आप कहीं पे ख़ुद काम कर रहे हैं और अब आपने इनकार करना है या आप नहीं मैनेज कर पा रहे, तो वो आप कैसे बताएं। फिर ये कि आपके कोई बिल्कुल नई चीज़ है आपकी और कोई आपका मांग रहा है, दोस्त ही मांग रहा है, आप नहीं देना चाह रहे, आपका कोई रिश्तेदार मांग रहा है, आप नहीं देना चाह रहे, हाउ डू यू रिफ्यूज़। यानी ये कुछ जेन्युइन एरियाज़ है ना जहाँ पे हमें कुछ करना होता है। फिर ये कि एंटरटेनमेंट के नाम पर आपके फैमिली वाले कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं जो आपको लगता है कि ये जायज़ नहीं है, ठीक नहीं है, अब आप इनकार करना चाह रहे हैं, वो आप कैसे इनकार करें। ये भी सोचना कि क्या मेरे पास ये राइट है कि मैं अपने आप को ही पैम्पर कर लूँ। हम तो अपने आप को ही 100 जगह पे इनकार करते हैं और जो करना चाहिए वो नहीं करते। मैं अपनी राइट्स के लिए कितना स्टैंड ले सकती हूँ, ये भी सोचने की ज़रूरत है। यानी अब आप देखें इतने एरियाज़ हैं हमारे सामने जिनमें हर वक्त हमें कोई ना कोई डिसीजन लेना है और ऐसे तरीके से लेना है कि सिचुएशंस को हम ठीक कर सकें। तो असल बात जो हमें समझनी है इस वक्त वो ये है कि हमारे पास 5 बेसिक राइट्स होनी चाहिए। पहली राइट क्या है? मेरे पास ये राइट है कि मैं वो सब कुछ कर सकती हूँ या बहुत से काम कर सकती हूँ जब तक कि दूसरा इंसान हर्ट ना हो। यानी मुझे ऐसे तरीके से काम को करना है, ऐसे तरीके से बात को लेके जाना है दूसरे इंसान को बुरा ना लगे। नंबर 2, मुझे ऐसे तरीके से काम को करना है जिससे मेरी अपनी डिग्निटी, अपनी इज़्ज़त नफ्स, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी मुतासिर ना हो। नंबर 3, जब भी मैंने किसी दूसरे इंसान को कोई भी अपनी एक्सपेक्टेशन देनी है तो मुझे ये याद रखना है कि दूसरे इंसान के पास ये राइट है कि वो मुझे नो कह सके। जब हम कोई किसी से मुतालबा करते हैं और हम ये सोच के करते हैं कि इसको हर हाल में येस बोलना है, फिर हम हर्ट होते हैं, फिर हम कंफ्यूज होते हैं उस रिलेशनशिप में। लेकिन जब हम पूछें तो हम ये सोच के पूछें कि अगला इंसान कह सकता है कि आई एम सॉरी, आई कांट डू इट। इसीलिए हम कई दफ़ा फिर कहते हैं आप पूछना ही नहीं मैंने। और मैंने कुछ अरसे से ये सीखा है कि जब भी आपके दिल में कोई ख्याल आए ना पिक एंड ड्रॉप का, काम का, कोई प्रोजेक्ट देने का, पूछ ज़रूर लो। इवन खाने पीने का पूछ लो। मैक्सिमम दूसरा इंसान नो बोल देगा, लेकिन क्या पता उसने येस बोलना और वो काम कर सकता और मैंने पूछा ही नहीं। तो जब आप अपनी ये एक्सपेक्टेशन लो करके बात करते हैं ना तो लोगों के भी बहुत से पोटेंशियल सामने आते हैं और आपके लिए काम करना भी आसान हो जाता है। नंबर 4, जहाँ पर आपको लगता है कि आपका कोई ऐसा रिलेशनशिप है जहाँ पे आपको समझ नहीं आ रही कि कहाँ पे आपकी राइट्स हैं या उस इंसान की राइट्स हैं, तो क्या आपको वो स्किल आता है कि आप उस मसले को
हल कर सकें, क्लैरिफाई कर सकें उस सिचुएशन को सही तरह से। और ये राइट है हमारा कि हम उस मसले को क्लैरिफाई करें। हमें वो तरीका सीखना चाहिए कि हम मसलों को क्लैरिफाई कर सकें। नंबर 5, यू हैव द राइट टू अटेन योर राइट्स। यानी जो अल्लाह ताला ने कोई हमें बेसिक राइट्स दिए हैं ना, उनके बारे में हमें बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए कि ये हम कर सकते हैं। ये तो मतलब एक डिफिकल्ट बात है कि मतलब कि सबको आप खुश रखेंगे। सबको खुश रखने की बात नहीं हो रही। आप एक शख्स से डील कर रहे हैं और आप उसके साथ कोई मामला कर रहे हैं और आपको वो काम भी करवाना है। आपके पास 5 सॉल्यूशंस आ सकते हैं आपके जहन में। आप उनमें से आप वो तरीका पिक करते हैं विन विन हो, जिससे दूसरा इंसान हर्ट ना हो। मैं सबको खुश करने की बात नहीं कर रही। ये चीज़ याद रखें, जो प्रिंसिपल टफनेस होती है ना, वो लोगों को लॉन्ग रन में समझ आ जाती है कि मेरी बेहतरी के लिए हुई है। लेकिन एक होता है लॉन्ग टर्म हर्ट्स हम छोड़ते हैं लोगों की ज़िंदगी में, वो नहीं होना चाहिए।